Hello everyone, welcome to E Anant and today we are starting with chapter number 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम हमारे इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपने कई बार न्यूज चैनल में देखा होगा कि आपको वेदर के बारे में न्यूज मिलती रहती है कि आज मौसम गर्म रहेगा या फिर आज थोड़ी सर्दी रहेगी या तो आज पानी गिरने वाला है ना। तो तरह तरह के मौसम की हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और आप जानते हैं कि वेदर क्या होता है? वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास के वातावरण में डेली कुछ चेंजेस होता रहता है, हर दिन थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी चीज को हम बोलते हैं वेदर। कभी हमको बहुत गर्मी लगेगी, कभी हमको बहुत सर्दी लगेगी, कभी पानी गिर रहा होगा, है ना, और कभी बहुत सारे बादल छाए होंगे हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो हमारा वेदर है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रूप लेता रहता है। और इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन एटसेट्रा, है ना। आपका टेम्परेचर में बदलाव होगा, आपके आसपास रेनफॉल हो सकती है या फिर बहुत तेज धूप निकल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी या तो बहुत गर्मी लगेगी या सर्दी लगेगी, या तो बहुत सनी और बहुत धूप निकली होगी, या फिर क्लाउडी मौसम हो सकता है, या फिर बहुत विंडी हो सकता है, बहुत तेज हवा चल सकती है, या फिर हवा बिल्कुल नहीं चलेगी, काम रहेगी बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो वेदर होता है वो बदलता रहता है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम विंटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि दिसंबर टू फरवरी तक आपको देखने को मिलता है हमारे इंडिया में। और उसके बाद आपके पास है हॉट वेदर सीजन, जो कि समर के नाम से भी जाना जाता है, और ये सीजन आपका होता है मार्च से लेके मई के बीच में। एंड देन साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, जिसको हम ज्यादातर किस नाम से जानते हैं? रेनी सीजन के नाम से। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन या फिर रेनी सीजन, जो कि जून से लेके सितंबर तक होता है। एंड जो हमारा फोर्थ नंबर पे जो हैगा वो हैगा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसको हम ऑटम के नाम से जानते हैं, जो कि आपको अक्टूबर में और नवंबर में देखने को मिलता है। अब इन सब के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं, डिटेल्ड में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको बताया है कोल्ड वेदर सीजन और विंटर के बारे में। तो यहाँ पे बताया है कि विंटर सीजन के समय में आपको ठंड लगेगी, है ना। मतलब आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कूल हो जाएगा और ड्राई विंड्स ब्लो करेगी, ठीक है। ड्राई विंड्स एंड मतलब विंड में मॉइस्चर आपको नहीं मिलेगा। एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये ऐसा होता है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा हिमालय है वो नॉर्थ साइड में। तो जब हिमालय की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी तो हमारे पूरे इंडिया में कौन सा मौसम लेके आएंगी? वो हवाएं लेके आएगी विंटर सीजन। एंड द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। देखिए, दिसंबर से लेकर फरवरी तक का जो टाइम होता है उसमें हमारे इंडिया की जो पोजीशन है हमारी अर्थ पे, वो कुछ इस प्रकार से कि जो हमारा सन है उसकी डायरेक्ट रेज इंडिया के ऊपर नहीं पड़ती है, ठीक है। इसलिए हमारे इंडिया में क्या होता है? सर्दी का मौसम आ जाता है। अब आगे जो मौसम है वो यहाँ पे हमें बताया हॉट वेदर सीजन और समर सीजन। तो इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन, ठीक है। अब समर सीजन कब आता है? साल का वो हिस्सा जब हमारा जो इंडिया है वो जो हमारा जो सन है और जो हमारा इंडिया है, मतलब हमारे इंडिया के जस्ट बिल्कुल ऊपर बिल्कुल सन आपको देखने को मिलेगा, तब हमारे इंडिया में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इस सीजन को हम बोलते हैं समर सीजन, है ना। एंड टेम्परेचर्स बिकम वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे। और दिन के समय में बहुत गर्म और सूखी हवा चलती है, जिसको हम लू के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, जिसको हम रेनी सीजन के नाम से जानते हैं। एंड दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून। और यहाँ पे बताया कि द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। देखिए, हमारा इंडिया वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी से घिरा हुआ है और ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। तो बे ऑफ बंगाल वाला जो ओशन का हिस्सा है और अरेबियन सी से क्या होता है, कुछ हवाएं जो ओशन का मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती हैं, है ना, और उस मॉइस्चर को लेके इंडिया की तरफ, दोनों साइड से इंडिया की तरफ, इस साइड से भी इंडिया की तरफ आती है और इस साइड से भी इंडिया की तरफ आती है। और वो जो हवा होती है उसमें मॉइस्चर होता है। लेकिन हमारे इंडिया में बीच बीच में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं,
हैं, ठीक है, बहुत सारे पहाड़ हैं, तो वो उस हवा को जब ब्लॉक करते हैं तो वो हवा कैसी होती है, मॉइस्चर लिए हुए होती है ना, तो वो क्या करती है, उस एरिया में क्या होता है, पानी गिरना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट रेनी सीजन। एंड यहाँ पे लिखा भी है कि दे कैरी मॉइस्चर विद देम एंड व्हेन दिस विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स। और जब ये हवाएं जो मॉइस्चर ली हैं जब पहाड़ों से टकराएंगी तो वहां पे पानी गिरने लगता है। और लास्ट में हम देखते हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम सीजन। अब जब देखिए अभी बे ऑफ बंगाल से और हाँ अभी बे ऑफ बंगाल से अभी क्या रेनी सीजन में बे ऑफ बंगाल की तरफ से कुछ हवाएं इंडिया की तरफ गई थी तो वहां पे पानी गिरा था। अब वो हवाएं वापस जा रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ, है ना। व्हेन द विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड जो कि हमारा इंडिया है टू द बे ऑफ बंगाल, दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मॉनसून। मतलब जो हमारा मॉनसून है वो रिट्रीट कर रहा है, रिट्रीट मतलब वो अब वापस जा रहा है। And the southern parts of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season। देखिए जब मॉनसून इंटर करता है जिसको हम रेनी सीजन के नाम से जानते हैं, उस टाइम तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में उतना पानी नहीं गिरता है, लेकिन जब मॉनसून रिट्रीट करता है मतलब जब वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में वापस ट्रेवल करता है और हमारे इंडिया से जब बाहर की ओर जाता है तो वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफी रेनफॉल करता है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years। लेकिन जो हमारा क्लाइमेट है वो एवरेज वेदर कंडीशन के साथ हमने कई सालों से मेजर किया है। एंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। अब हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है अगर मेनली बोला जाए तो ये मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। एंड मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, ठीक है। हम जानते हैं कि हम मौसम शब्द का काफी यूज करते हैं। ये जो मौसम शब्द है ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये अरेबिक वर्ड है, ठीक है। और इस मौसम का मतलब ही होता है सीजन्स, विच मीन्स सीजन्स। एंड ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ट्रॉपिकल रीजन कहाँ कहाँ है, देखिए हमारे अर्थ पे जो भी पोर्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो भी पोर्शन है उस पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, है ना। और जो हमारा इंडिया है वो एक ट्रॉपिकल रीजन है। एंड मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मॉनसून विंड्स। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रेन होती है, जो बारिश होती है, वो किस कारण होती है, मॉनसून विंड्स के कारण, ठीक है, मॉनसून हवाओं के कारण। एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो खेती हम लोग करते हैं वो टोटली डिपेंडेंट है रेन पे। तो हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो रेन पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। एंड गुड मॉनसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप। मतलब अगर हमको कहना है कि गुड मॉनसून है, गुड मॉनसून का मतलब होता है कि बहुत सही अमाउंट में बारिश हुई है इस साल और बहुत अच्छे से हमारी क्रॉप्स ग्रो कर गई हैं। और यहाँ पे बताया कि द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। सो हमारा जो इंडिया है उसमें जो अलग अलग जगह का जो क्लाइमेट होता है वो जनरली लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप माउंटेन एरियाज में चले जाएंगे तो वहां का क्लाइमेट आपको अलग देखने को मिलेगा, है ना। प्लेटूज के आसपास क्लाइमेट अलग देखने को मिलेगा, प्लेन के आसपास अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा, है ना। और जितना दूर सी से डिस्टेंस रहेगा तो क्लाइमेट आपका बदलता जाएगा। Therefore, we experience regional differences in the climate of India। तो हम रीजनल डिफरेंसेस देखते हैं। जनरली अगर आप सेंट्रल पार्ट जैसे मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश आसपास की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट आपको अलग देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह चले जाएं तो वहां पे आपको बर्फ तक देखने को मिल सकती है क्योंकि वहां का एरिया माउंटेनियस एरिया है, ठीक है। वहां का क्लाइमेट भी अलग है। जैसलमेर और बीकानेर तो आप भी जानते हैं कि राजस्थान में पूरा रेगिस्तान रेगिस्तान वाला एरिया है। एंड ये जो जैसलमेर और बीकानेर है बहुत गर्म है। वाइल ड्रास इन while the dras in Kargil in Jammu and Kashmir are freezing cold। तो ये जो एरिया है कारगिल और द्रास जो एरिया है जो जम्मू कश्मीर में, ये बहुत जमा देने वाली सर्दी वाला एरिया है। एंड कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा मॉडरेट रहता है। एंड दे आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। मॉडरेट मीन्स ना तो ज्यादा सर्दी ना तो ज्यादा गर्मी, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। और ये बहुत ह्यूमिड प्लेसेस होती हैं, है ना।
और यहाँ पे बताया कि जो मेघालय है वहाँ पे एक जगह है जिसको मैसन राम के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल अगर कहीं होती है तो वो जगह है मेघालय में, जिसको हम मौसिन राम के नाम से जानते हैं। While in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर इन राजस्थान। और वहीं अगर किसी साल में कभी कभी क्या होता है राजस्थान में जैसलमेर में, तो किसी किसी साल बारिश का नामो निशान ही नहीं होता है, बारिश एक बूंद बारिश वहां पे आपको देखने को नहीं मिलती है। इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। तो देखिए हमारा इंडिया कितना डाइवर्स है, यहाँ पे क्लाइमेट भी कितना मतलब कि किस किस पैटर्न में आपको क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, अलग अलग एरिया में अलग अलग क्लाइमेट के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। अब हमने इंडिया के फीचर्स में क्लाइमेट के बारे में तो जान लिया, अब हम इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब वेजिटेशन क्या होता है? वेजिटेशन मतलब किसी एक एरिया में वहां के पेड़ पौधे कैसे हैं, वहां के जंगल कैसे हैं, है ना, वहां पे कैसे, ठीक है, तो इसके बारे में आप देखते हैं। अब तो वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन अवर सराउंडिंग, बहुत तरह के प्लांट हमें आसपास हमारे देखने को मिलते हैं। और there are also small plants called bushes and shrubs like cactus and flowering plant etc, है ना। बुशेस मतलब झाड़ियां टाइप के भी आपको कुछ प्लांट मिलेंगे, जैसे कैक्टस हो गया, और श्रब्स में आपको है ना, श्रब्स भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना, फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड बिसाइड्स देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, some with many branches and leaves like neem, mango, और some which stand with few leaves such as palm। देखिए कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा हाइट देखने को मिलेगी, और उनमें बहुत सारी पत्तियां और बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। एग्जांपल में नीम ट्री आप देख सकते हैं, आप मैंगो ट्री देखिए, बहुत सारे उसमें लीव्स होते हैं, बहुत सारी उसमें ब्रांचेस होती हैं। और लेकिन कुछ ट्रीज आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनमें बहुत कम पत्तियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पाम ट्री की, है ना। एंड द ग्रासेस श्रब्स एंड ट्रीज which grow on their own without interference, तो चीज जो बिना ह्यूमन हेल्प के या फिर और बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस के ग्रो करती है, उस जगह को हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। एंड different types of natural vegetation are dependent on different climatic conditions, among which the amount of rainfall is very important। तो जो different types के natural vegetation है वो depend करते हैं different types के climatic conditions पे, है ना, जिनमें rainfall बहुत important हो जाती है। Due to varied climatic conditions, India has wide range of natural vegetation। तो बहुत वैरी करता है हमारे इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, बार बार वैरी करती है। उस कारण हमारे इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन में आपको तरह तरह की रेंज देखने को मिल जाएगी। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। तो वेजिटेशन में आपके 5 टाइप्स हैं, जिनमें आपका पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड देन वी हैव ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, देन वी हैव थॉर्नी बुशेस, एंड माउंटेन वेजिटेशन, एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो अब इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल। तो जिन एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। एंड दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड। और ये इतने घने पेड़ होते हैं कि यहाँ पे सूरज की रोशनी इनके सरफेस तक तो पहुंच ही नहीं पाती है, जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती है। ये पिक्चर में आप देखिए, ये बहुत घना जंगल आपको दिखाया गया है ना। और देखिए यहाँ पे बताया कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और आप देख सकते हैं कितना वास्ट और कितना घना जंगल है। मैनी स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पे तरह तरह के ट्रीज की स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। एंड विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। और ये साल के अलग अलग समय में अपनी पत्तियों को शेड करते रहते हैं। एज अ रिजल्ट दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यही कारण है कि ये हमें हमेशा अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं, तो इनकी नई पत्तियां हमेशा आती रहती हैं, तो ये हमेशा क्या रहते हैं, हरे भरे बने रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और आपको पिक्चर मैंने अभी दिखाई दी। एंड इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर महोगैनी एंड इवोनी एंड रोजवुड, है ना। तो ये वहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, and a narrow strip of the western slope
of the Western Ghats are home of these forests. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है आपका आसाम आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा, है ना, मिजोरम आ जाएगा। तो ये सारी स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे इंडिया की, ठीक है। और कुछ वेस्टर्न घाट्स का कुछ एरिया, वहां पे भी आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं आगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। सो इन अ लार्ज पार्ट ऑफ अवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा हिस्से में आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, और इनको मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। और दे आर लेस डेंस, मतलब ये एवरग्रीन फॉरेस्ट से थोड़े कम घने होते हैं। एंड दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। जैसा कि हमने देखा कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो तो साल के ज्यादातर टाइम तो उनके पत्ते तो गिरते भी रहते हैं और नए पत्ते भी आते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा हरे भरे बने रहते हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये साल के किसी फिक्स टाइम पे ही अपने पत्तों को शेड करते हैं। एंड इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ ट्रीज हैं एंड दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो जनरली इन स्टेट से हमको ये पता चल रहा है कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है वो हमारे इंडिया के सेंटर वाले पार्ट में ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिख रही है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की। ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी शो करी गई है। अब हम देखते हैं थॉर्नी बुशेस के बारे में। एंड दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री। जो हमारी कंट्री के सूखे एरिया होते हैं, जैसे कि हम बात करें राजस्थान के कुछ एरियाज की, है ना, तो वहां पे आपको जो फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे उनको हमने बोला है थॉर्नी बुशेस। एक्चुअली इनको फॉरेस्ट भी हम नहीं बोल सकते, ये फॉरेस्ट की तरह इतने ऐसे नहीं दिखते हैं ना, तो इनको हम बुशेस के नाम से जानते हैं। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे बताया है कि जब हम जानते हैं कि ये गर्म एरिया है ना, और यहाँ पे पानी की कमी रहती है, तो यहाँ के जो पत्ते होते हैं वो अपनी लीव्स को क्या कर लेते हैं, पॉइंटेड बना लेते हैं। वो ऐसे ही ग्रो करते हैं वहां पे पॉइंटेड लीव्स के साथ, ठीक है। और इस कारण क्या होता है कि जब उनकी जो लीव्स होती है वो पॉइंटेड हो जाती है ना, स्पाइंस मतलब कांटेदार हो जाती है, तो वहां पे तो इन पेड़ों में पानी का लॉस क्या होता है, कम होता है। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आर इंपॉर्टेंट एंड आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे आपको थॉर्नी बुशेस देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं माउंटेन वेजिटेशन की, ठीक है। तो अ वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज इज फाउंड इन द माउंटेन अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन हाइट। तो हाइट के साथ साथ जैसे जैसे बदलाव आता है तो आपको तरह तरह की वाइड रेंज आपको दिखने लगती है। विद इंक्रीज इन द हाइट द टेम्परेचर फॉल्स। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हाइट बढ़ रही है तो सॉरी, जब हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, है ना, और जब टेम्परेचर घटेगा तो सर्दी हो जाएगी। एंड एट अ हाइट बिटवीन 1500 मीटर्स एंड 2500 मीटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप। तो अगर आप देखें तो अगर आप नॉर्दर्न साइड जाएं इंडिया के, आप जम्मू कश्मीर लद्दाख अगर विजिट करेंगे तो आप वहां के पेड़ों को कभी देखना, तो वहां के जो पेड़ होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं। वो कैसे होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं। अच्छा, ये कोनिकल शेप के इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो एरिया होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, क्योंकि वो ठंडे एरिया होते हैं। अब क्या होगा, अगर ये जो पेड़ है अगर ये नॉर्मल पेड़ों की तरह होंगे, फैले हुए पेड़ होंगे, तो क्या होगा, पूरी बर्फ उनके ऊपर गिर जाएगी और उनसे उन पेड़ों की ब्रांचेस क्या हो जाएंगी, टूट सकती हैं। इसलिए इनने अपने आप को ऐसा एडेप्ट कर लिया है कि ये नीचे से तो आपको बहुत ब्रॉड दिखेंगे, लेकिन जब आप ऊपर तक जाएंगे उस पेड़ के तो वो बिल्कुल कोनिकल शेप में हो जाएगा, ताकि अगर उस पर बर्फ गिरे तो वो जम ना पाए पेड़ के ऊपर और वो जमीन पे गिर जाए, ताकि हमारे पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे। एंड दीज ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्रीज। और इस तरह के ट्रीज को कॉनिफेरस ट्रीज बोलते हैं, क्योंकि उनका जो टॉप मोस्ट जो शेप है वो कोन की तरह है, इसलिए उनको कॉनिफेरस ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको एग्जांपल में बताया है चीर, पाइन एंड देवदार आर इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो ये चीर, पाइन और देवदार नाम के जो ट्रीज होते हैं ये कॉनिफेरस ट्रीज में होते हैं, ये कॉनिकल शेप के ट्रीज होते हैं। और अब हम देखेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में।
देखिए, दिस फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सैलाइन वाटर। अच्छा, यहाँ पे बताया कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये खारे पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं। मतलब ऐसा पानी, जिस एरिया में ऐसा पानी हो जो नमकीन पानी होता है, ठीक है, जो हमारे समंदर जैसा जो पानी होता है ना, ये वहां पे सरवाइव कर जाते हैं। एंड दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबंस, इन वेस्ट बंगाल एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये आपको सुंदरबन डेल्टा, जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके बनाती है, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा वाला जो एरिया है, वहां पे आपको जो फॉरेस्ट मिलेंगे उन फॉरेस्ट को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये समुद्र के पानी के आसपास आराम से सरवाइव कर जाते हैं, खारे पानी में भी। और मैंग्रोव ट्रीज में एक स्पीस है ट्री की जिसको हम सुंदरी के नाम से जानते हैं। सुंदरी इज अ वेल नोन स्पीस ऑफ ट्रीज इन मैंग्रोव फॉरेस्ट आफ्टर विच सुंदरबंस हैव बीन नेम्ड। तो सुंदरबन वाला जो एरिया था वहां पे एक पेड़ बहुत ज्यादा पाया जाता है ना, उस पेड़ को सुंदरी नाम से जानते हैं, इसलिए उस एरिया का नाम ही हमने क्या रख दिया, सुंदर वन, है ना, सुंदर वन या फिर सुंदर वन। अब हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्यों जरूरी क्यों होते हैं हमारे लिए, ठीक है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? Why are forests necessary? So forests are very useful for us and they perform various functions. जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और उस ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं, है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था कि अगर आपको सॉइल इरोजन को रोकना है तो आप उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे पेड़ों को लगा दीजिए, है ना। और जब वो पेड़ बड़े हो जाएंगे तो उनकी जो रूट्स होगी वो सॉइल को ग्रैब करके रखेगी, चाहे कितनी भी तेज हवा आए, चाहे कितना भी तेज पानी बहे, वहां की मिट्टी को वो जो पेड़ की जो रूट्स होंगी वो पकड़ के रखेंगी, तो वहां पे सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर। मतलब जो लकड़ी होती है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं उसको टिम्बर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फ्यूल वुड, हमें फ्यूल वुड दिया जाता है, जैसे लकड़ी को हम जला के फ्यूल की तरह यूज करते हैं। फॉडर हमको मिल जाता है, फॉडर मीन्स वाइल्ड, सॉरी, जो जानवर होते हैं उनके लिए खाने पीने की जो चीज होती है ना, घास हो गई, तो इनको हम फॉडर की कैटेगरी में बोलते हैं। एंड मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, लैक, हनी, गम एटसेट्रा, ये सब हमको फॉरेस्ट से मिलता है, ठीक है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टिम्बर, क्योंकि उससे हम लोग क्या बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाते हैं। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, टिम्बर को भी हम लकड़ी के नाम से जानते हैं और वुड को भी हम लकड़ी के नाम से जानते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टिम्बर एंड वुड। देखिए, अगर कोई पेड़ खड़ा है, अभी हमने उस पेड़ को काटा नहीं है, तो अभी उस पेड़ का जो हिस्सा है वो वुड कहलाएगा, लेकिन अगर वो पेड़ कट चुका है और उसका लकड़ी वाला हिस्सा अलग हो गया तो उसको हम टिम्बर के नाम से जानते हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। और वाइल्ड लाइफ का जो नेचुरल घर है वो क्या है, फॉरेस्ट है। जितने भी जंगली जानवर आपको देखने को मिलेंगे वो जंगलों में देखने को मिलेंगे। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। लेकिन जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन में जितने भी फॉरेस्ट आते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि हम इंसानों ने क्या किया है, बिल्कुल बिना सोचे समझे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया है, ठीक है। उससे फॉरेस्ट का एरिया कम होता जा रहा है, ठीक है। एंड वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। यहाँ पे यह बताया गया है कि हमको पेड़ों को काटना रोकना होगा और हमको बहुत ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना होगा, और जो पेड़ बच गए हैं उनको हमें बचाना होगा। और हमें लोगों को अवेयर भी करना होगा कि आप ट्रीज को मत काटिए, जो ट्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। And we can have special programs like Van Mahotsav to involve more people in making our earth green। अब एक एक त्योहार, एक स्पेशल प्रोग्राम होता है ना जिसको वन महोत्सव के नाम से जानते हैं, जिसमें लोगों को हमारी अर्थ को हरा भरा बनाने के लिए हम अवेयर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ में आपको जैसा कि पता है, जो हमारे फॉरेस्ट है वहां पे बहुत तरह तरह के जानवर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ।
Forests are home to variety of wildlife. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles. Reptiles में आपके रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आप क्रोकोडाइल है ना, एलिगेटर की बात करें, एम्फीबियंस हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए एंड वॉर्म्स हो गए विच ड्वेल इन द फॉरेस्ट. ये सभी आपको फॉरेस्ट में मिल जाएंगे. And the tiger is our national animal और it is found in the various parts of the country. यहाँ पे बताया है कि जो गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, ये एशियाटिक लायंस का क्या है, होम है. एंड एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड राइनासोर्स रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम. आसाम जो हमारी एक स्टेट है, वहां के जंगलों में आपको एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे और वहां के आसाम के जंगलों में आपको एक सींग वाला गेंडा भी देखने को मिलेगा. एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका. केरला और कर्नाटका के एरिया में भी आपको एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे. अब अगर हम बात करें कैमल्स, जिसको हम ऊंट बोलते हैं, ऊंट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ऊंट आपको देखने को मिल जाएंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट में देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारा रन ऑफ कच्छ है. एंड वाइल्ड गोट्स हो गई एंड स्नो लेपर्ड्स हो गए एंड जो भालू होते हैं, बियर्स एटसेट्रा भी आपको हिमालयन रीजन्स में देखने को मिल जाएंगे. मतलब आपका जो हिमालय वाला एरिया, वहां पे आपको बर्फीले जो लेपर्ड्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे और भालू देखने को मिल जाएंगे. Besides these, many other animals are found in our country such as monkey, wolf, jackal, नीलगाय, चीतल एटसेट्रा. है ना, ये तरह तरह के जानवर आपको और हमारे इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलेंगे. इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ. और जिस तरीके से तरह तरह के एनिमल्स है हमारे इंडिया में, उसी तरह हमारे इंडिया में बर्ड्स की भी बहुत सारी आपको वेराइटीज देखने को मिलेगी. और जो पीकॉक है वो हमारी इंडिया का नेशनल बर्ड है. एंड अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, पिजन्स, है ना, एंड मैना, गीज, बुलबुल एंड डक्स, ये सभी बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं. These are there are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. और हमारी अर्थ में हमारी गवर्नमेंट ने क्या बना के रखी है? बर्ड सेंचुरीज बना के रखी है ना. एक पूरा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे हम जो बर्ड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बर्ड्स होती हैं, उनको हम एक ऐसा एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो आराम से अपनी लाइफ को जी सकें. ठीक है, इस एरिया को हम बोलते हैं बर्ड सेंचुरीज. एंड दिस प्रोवाइड्स द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स. अब आप जानते हैं कि जो शिकारी होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, जो चिड़िया होती है, जो तरह तरह के बर्ड्स होते हैं, उनको मार देते हैं. ठीक है, उनको शूट कर देते हैं. तो उनको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमारे इंडिया में जगह जगह बर्ड सेंचुरीज बनाई है और वहां पे प्रोटेक्शन दी गई है. ठीक है, आप वहां पे जाके शिकार भी नहीं कर सकते. अगर आपने शिकार किया तो आपके ऊपर क्रिमिनल एक्ट दर्ज हो जाएगा. And this provides the bird protection from hunters. Can you name 5 birds that are commonly found in your area? तो ये आप, जैसे कि आपको पता है, स्पैरो आपको देखने को मिलेगी, आपको क्रोस देखने को मिल सकते हैं, आपको पिजन्स देखने को मिल सकते हैं, एंड पैरेट्स यू कैन सी इन योर एरियाज, एंड यू कैन आल्सो फाइंड पीकॉक्स. तो ये कुछ 5 तरह की बर्ड मैंने आपको बता दी. आप और सोचिए. एंड देर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया. अब हमारे इंडिया में सांपों की भी बहुत प्रजाति देखने को मिलती हैं. उनमें से आपको कोबरा के बारे में बताया गया है यहाँ पे, और क्रेट्स आर इम्पोर्टेंट अमंग देम. तो कोबरास के बारे में आपने सुना ही होगा. जो कोबरा स्नेक होता है वो सबसे जहरीला स्नेक होता है. एंड ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, फॉरेस्ट की कटिंग और फॉरेस्ट में शिकार होने के कारण जो सेवरल पीसेस ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, हमारी वाइल्ड लाइफ में जो बहुत सारे जो हमारे वाइल्ड लाइफ का जो हिस्सा है वो क्या हो गया है, वो डिक्लाइन करता जा रहा है बहुत स्पीड में. मतलब वो कम होता जा रहा है. एंड मेनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट. मतलब बहुत सारे वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे एनिमल्स तो ऐसे हैं कि जो आपको देखने को ही नहीं मिलते हैं. ठीक है, and in order to protect them, many national parks, sanctuaries and biosphere reserves have been set up. है ना, ये सब हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं ताकि हम उनको बचा सकें. है ना, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व have been set up. The government has also started Project Tiger. टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. और उसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स. है ना, प्रोजेक्ट एलिफेंट में आपके एलिफेंट की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं.
यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, और हम खुद भी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, है ना। हम कैसे उसकी मदद करेंगे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए? वी कैन रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। हम ना जानवरों की बॉडी से जो चीजें बनती है उनको अगर हम रिफ्यूज कर दें तो उन जानवरों की जान बचाई जा सकती है, जैसे कि देयर बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन्स एंड फेदर्स, है ना। तो ये सब चीजें जो बनती हैं जानवरों की बॉडी से ही बनती है, तो हम इनका रिफ्यूज कर सकते हैं। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक, हर साल हम एक वीक एंजॉय करते हैं जिसको वाइल्ड लाइफ वीक के नाम से जानते हैं, और ये अक्टूबर में फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल जो किंगडम है उसको कंजर्व करने के लिए हम ये वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। अब देखिए जैसे कि हमारी वाइल्ड लाइफ को बहुत खतरा है, तो देखिए ये न्यूज़पेपर की एक क्लिप आपको दिखाई गई, यहाँ पे लिखा है लार्ज स्केल पोचिंग एलिज्ड इन सिमलीपाल रिजर्व। तो ये एक रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको सिमलीपाल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे पोचिंग बहुत ज्यादा हो रही है। पोचिंग मतलब जो ये शिकार जो होता है, ये यहाँ पे जैसे ये जो आपको टाइगर की पिक दिख रही है, उस टाइगर को मार दिया गया है, और फिर लोग जो हंटर्स होते हैं वो इनको इलीगली तरीके से मार देते हैं, और फिर उनकी स्किन को निकाल के उनकी स्किन का ट्रेड करते हैं, और खूब ज्यादा कॉस्ट में उनकी स्किन को बेचा करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, है ना, हमारे वाइल्ड लाइफ को काफी नुकसान पहुंचा रही हैं। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में हमको माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। माइग्रेटरी बर्ड्स, सम बर्ड्स माइग्रेट टू अवर कंट्री इन द विंटर सीजन एवरी ईयर। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो हर साल सर्दियों के समय में हमारी कंट्री में एंटर करती हैं, सच एज पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, डक हो गई, कर्ल्यू। साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया, दे अराइव इन दिसंबर एंड स्टे टिल अर्ली मार्च। अब क्या होता है, साइबेरिया जैसे रशिया में एक जगह है साइबेरिया, अब साइबेरिया बहुत ज्यादा ठंडी जगह है, तो जब वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वहां की कुछ बर्ड्स हो गई या जो भी दूसरे ठंडे एरिया है वहां की कुछ बर्ड्स हो गई, वो इंडिया की तरफ आने लगती है। उसका कारण ये है कि अवर इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, मतलब यहाँ पे आपको ज्यादा ठंड देखने को नहीं मिलती, तो जब तक उनके उन बर्ड्स के एरिया में सर्दी रहती है वो इंडिया आ जाती हैं, और इंडिया में कब तक रुकती हैं? वो मार्च तक रुकती हैं, और मार्च के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल प्लेस पे वापस चली जाती हैं। तो इनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, और ये पिक्चर में आपको माइग्रेटरी बर्ड्स दिखाया गया है। ये पिक्चर में जो बर्ड्स आपको दिख रही है इसको हम क्रेन के नाम से जानते हैं, सॉरी, इस पिक्चर में जो बर्ड है इसको हम स्टॉर्क के नाम से जानते हैं। सो इस चैप्टर में हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में जाना, इंडिया के डिफरेंट सीजन्स के बारे में जाना, क्लाइमेट के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हमने जाना। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।